Now I'll give you an overview of GST. You have already seen my lecture, but I'll still once again revise so that the concepts become clear in your mind. Now, in India, our country runs okay by the government based on the tax they collect. So taxes are basically divided into two parts. One is indirect and other is direct. Now, as students, okay, tell me, क्या तुमने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके कभी कोई टैक्स भरा है? कभी नहीं भरा है, ओके. बट डू यू नो कि यू आर ऑल्सो पेइंग टैक्सेस? हाउ? सी, वेन एवर यू बाई एनी प्रोडक्ट, ओके, तुम जो मार्केट से प्रोडक्ट खरीदते हो जिसपे एमआरपी लिखा है, वहां पे हर जगह उसके अंदर टैक्स इंक्लूडेड है. तो टैक्स तो तुम भरते हो, पर तुम डायरेक्टली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके टैक्स भरते नहीं हो. तो जो टैक्स तुम इनडायरेक्टली भरते हो दैट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. और जो टैक्स डायरेक्टली तुम गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाके भरते हो दैट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. फॉर एग्जाम्पल, income tax, most common tax paid by people directly to the government is income tax. Now, indirect tax is what we are going to discuss today, so I'll focus more on indirect tax. Direct taxes आगे तुम्हारी पढ़ाई में आएंगे, तब तुम पढ़ोगे. Now, indirect taxes were initially collected on goods which are manufactured at the same time and sold, or on services. Now you all know कि goods manufacture और sale होता है, but services also people pay money for services. There are companies who provide various services. तो services और goods इन दोनों पे indirect tax लगता है. ये जो goods और goods manufactured या sold के ऊपर पहले लगता था goods manufactured के ऊपर excise. आई होप यू रिमेम्बर एक्साइज टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में हमने डिस्कस किया था. ओके, एक था एक्साइज एंड सेल्स पे पहले इट वाज सेल्स टैक्स विच लेटर ऑन बिकेम वैट, वैल्यू एडेड टैक्स. तो ऐसा गुड्स पे टैक्स था पहले, उसके बाद सर्विसेज पे था सर्विस टैक्स. जैसे कि मोबाइल का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी है, ओके, कोचिंग फीस है, तो उसके ऊपर जो लगता था टैक्स दैट इज सर्विस टैक्स. तो ये प्री जीएसटी स्ट्रक्चर था. नाउ व्हाट हैपेंड फाइनली गवर्नमेंट डिसाइडेड, बिकॉज जितने ज्यादा टैक्सेस उतने कॉम्प्लिकेशंस, उतने बिजनेस पर्सन को या बिजनेस ओनर्स को उतना सारा प्रोसीजर को फॉर्मेलिटीज करना पड़ता था. So government came up with a new type of tax. Just a minute. Okay, so government then came up with a new type of tax which combined goods as well as services. और वो टैक्स का नाम हो गया GST, that is goods and service tax, GST. In the year 2017 it was introduced, so it is really like 2017 is almost just 3 years back. So I'm sure you would be knowing that in year 2017 government ने GST implement किया था. I'm sure you would be aware about this. तो ये GST अब आ गया है, तो इसके एडवांटेजेस यही है कि वन नेशन है और वन टैक्स है. नाउ वन नेशन वन टैक्स का मतलब है एक ही टाइप का इनडायरेक्ट टैक्स. ओके, नाउ वन नेशन वन टैक्स रेट नहीं है. यू अंडरस्टूड? वन नेशन वन टैक्स, बट वन
टैक्स रेट नहीं है। टैक्स रेट क्या है, अलग अलग है, वो फिक्स नहीं है, वो टाइप ऑफ गुड्स या टाइप ऑफ सर्विसेज के ऊपर डिपेंडेंट है कि क्या टैक्स रेट रहेगा। फॉर एग्जांपल कार्स में टैक्स रेट इज 28%, इन सर्विसेज टैक्स रेट इज 18%। तो पूरे देश में एक टाइप का टैक्स है, बट टैक्स रेट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स के लिए अलग है। यू अंडरस्टूड दिस ऑल ऑफ यू? तुम रेस्टोरेंट में जाओगे तो वहां पे 5% लगता है इफ यू सी द बिल। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट ने अलग अलग टाइप ऑफ कमोडिटीज के लिए, सर्विसेज के लिए टैक्स रेट डिसाइड किए। प्लस गवर्नमेंट ने कुछ एग्जम्पशंस भी दिए कि कौन से ऐसे गुड्स या सर्विसेज है जिसपे कोई भी जीएसटी लगेगा नहीं। तो इस हिसाब से पूरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया गया था। I don't want to go extremely into detail. It's not useful right now. Okay, you just understand all the concepts so that you know what is goods and service tax. तो इस हिसाब से सब टैक्स प्लान करके एक ही टैक्स बना दिया which is goods and service tax. तो हमें अब ये इनडायरेक्ट में यही टैक्स अभी पढ़ना है, goods and service tax. तो इसके अंदर एक्साइज भी आ गया, सेल्स टैक्स वैट भी आ गया, सर्विस टैक्स भी आ गया, कोई परचेस टैक्स था, कोई सेल्स टैक्स था, कोई ऑक्ट्रॉय था, कोई एंट्री टैक्स था, वो सबको मिला के एक टैक्स है नाउ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। Commodities which we commonly know not included in GST is fuel, पेट्रोल, डीजल, उस पे GST अभी भी लगता नहीं है। Now what happened? As you can see over here कि excise और sales tax, VAT, service tax, ये सब taxes में there are two beneficiary, यानी दो लोगों को इसका फायदा होता है। एक है सेंटर और दूसरा है इंडिपेंडेंट स्टेट। तो स्टेट और सेंटर दोनों का अलग अलग इनकम सोर्स था, बिकॉज दोनों अलग अलग अपने हिसाब से टैक्स रेट लगा रहे थे। ओके, जैसे कि CST करके था, सेंट्रल सेल्स टैक्स, तो उसका पूरा इनकम हमारे सेंटर को जाता था। पर गुजरात में कुछ तुमने बेचा तो गुजरात का सेल्स टैक्स अलग था, स्टेट सेल्स टैक्स। ओके, तो अब क्या हुआ, एक ही टैक्स हो गया पूरे देश में, एक ही टैक्स रेट आ गया फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कॉमोडिटी, फॉर अ पर्टिकुलर टाइप। ओके, अलग अलग टाइप का अलग अलग रेट है। तो जरूरी नहीं है हर जगह तुम्हें 28% ही लगेगा या 5% ही लगेगा या 12% ही लगेगा। तो अब टैक्स कैसे डिजाइन किया जीएसटी? जीएसटी ऐसे डिजाइन किया कि हमने डिवाइड कर दिया, एक है विद इन स्टेट। विद इन स्टेट यानी क्या? फॉर एग्जाम्पल राइट नाउ वी आर इन गुजरात, तो विद इन गुजरात जिसको हम कहते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट એટલે શું? સ્ટેટની અંદર। હવે સ્ટેટ એટલે શું ખબર છે ને? સ્ટેટ ઓફ માઇન્ડ નહીં, ઓકે ના, ગુજરાત સ્ટેટ, ઓકે, જેમાં આપણે રહીએ છીએ જ્યોગ્રાફિકલી। ઓકે, નાउ બીજું આવી ગયું, one is within state, so second is not without state. Okay, second is outside state. Without state નથી, હા, outside state છે એટલે ગુજરાતની બહાર। Now in case of any transaction within state, are you able to understand within state એટલે શું? કે બરોડા ટુ અહેમદાબાદ, બરોડા ટુ સુરત, સુરત ટુ રાજકોટ, રાજકોટ ટુ ભુજ, ભુજ ટુ પોરબંદર। Understood this? Internally બરોડા ટુ બરોડા, अलकापुरी टू भाईली, भाईली टू Mandvi, Mandvi to Gotri। Understood this? So they are all inside the state of Goa। देखो गोवा याद आ गया मुझे, इन द स्टेट ऑफ गुजरात। ओके, तो ऐसा ही होता है पैंडेमिक में, जब लॉन्ग टाइम तक किसी को ब्रेक नहीं मिलता है तो गोवा ही याद आता है, और इसी वजह से मुझे गोवा याद आया, टू बी ऑनेस्ट। ओके, दिन में 10 बार याद करता हूँ कि मजबूरी है, फंस गया हूँ इधर।
ओके, आई एम श्योर तुम सबका भी ऐसा ही हाल होगा. ओके, डोंट वरी, वेरी सून. ओके. तो विद इन गुजरात, यानी गुजरात के अंदर जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं गुड्स के, सर्विसेज के, तो उसको हम कहते हैं विद इन स्टेट. समझ में आया व्हाट इज विद इन स्टेट? और इंट्रा, इंट्रा पता चला सबको? ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, आगे पढ़ाई में भी आएगा. इंट्रा यानी क्या पता चला? अंदर अंदर, विद इन द स्टेट. गॉट इट? नाउ इसके साथ साथ अब यहां पे विद इन स्टेट जो ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं उसमें जीएसटी को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है. एक है स्टेट, जैसे कि फॉर एग्जांपल वी हैव गुजरात, और दूसरा है सेंट्रल, सेंटर. तो जितना भी टैक्स का रेट है, फॉर एग्जांपल अगर 18% टैक्स का रेट है, ओके, तो 9% चला जाएगा गुजरात स्टेट को और 9% चला जाएगा सेंटर को. समझ में आया ये? तो अगर तुम कोई भी बिल देखोगे, रिसीप्ट देखोगे, जैसे यूविल का रिसीप्ट देखोगे, हम बहुत ईमानदारी से जीएसटी भरते हैं, बिल्कुल चोरी नहीं करते टैक्स का. ओके, बिकॉज हम टीचर्स हैं, तो हम चाहते हैं कि हम ऑनेस्टली काम करें. नाउ ये जो रिसीप्ट हम देते हैं उसमें तुम देखोगे कि तुमने जो फीस भरा है उसमें से कुछ हिस्सा सरकार को जाता है. तो वो जो हिस्सा सरकार को जाता है 18% का, उसमें 9% जाता है हमारे स्टेट को और 9% जाता है हमारे सेंटर को. यानी 9% जाएगा गुजरात गवर्नमेंट को और 9% जाएगा इंडिया का गवर्नमेंट को, सेंटर को. इज दिस क्लियर? यू अंडरस्टूड दिस? तो उसके दो पार्ट हो गए. पर आउटसाइड स्टेट क्या है? नाउ यहां पे भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड है. आउटसाइड स्टेट का जो वर्ड है उसको हम कहते हैं इंटर स्टेट. नाउ कंफ्यूज मत होना कि इंटर स्टेट એટલે સ્ટેટની અંદર ના. इंटर स्टेट मीन्स इट इज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, इंटर स्कूल टूर्नामेंट, ऐसा सुना है तुमने? इंटर स्कूल टूर्नामेंट. हेलो हेलो. Yes, sir. थैंक यू. Yes, sir. Yes, sir. इंटर स्कूल टूर्नामेंट. तो क्या स्कूल के अंदर तुम टीम बना के खेलोगे या दूसरी स्कूल के साथ खेलोगे? दूसरी स्कूल के साथ. दूसरी स्कूल के साथ. इंटर का मतलब क्या? Yes, sir. इंटरनेशनल. इंटरनेशनल, इंटरनेशनल गेम्स. इंटरनेशनल खेलने गया मैं, तो इंटरनेशनल यानी क्या? वन कंट्री प्लेइंग विद द अदर कंट्री. अंडरस्टूड नाउ व्हाट इज इंटर? पता चल गया व्हाट इज इंटर? Yes, sir. याद रख सकते हो, इंटर स्कूल, इंटर स्टेट, इंटरनेशनल. और अगर विद इन है, विद इन स्टेट, विद इन स्कूल, विद इन अ नेशन, तो उसको कहते हैं इंट्रा. समझ में आ गया ये इंटर और इंट्रा का डिफरेंस? ऑल ऑफ यू, क्या हो गया सब? म्यूट हो गए सब? Yes, sir. ओके, ठीक है. नाउ हाँ, तो यहाँ पे आउटसाइड स्टेट कुछ है. अगर मान लो गुजरात टू महाराष्ट्र, अब मैं गोवा का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बस बहुत हो गया. ओके, ना गुजरात में मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा. गुजरात टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र टू राजस्थान, राजस्थान टू दिल्ली, ये सब जो मूवमेंट ऑफ गुड्स या सर्विसेज है उसको हम कहेंगे इंटर स्टेट. तो इंटर स्टेट में जीएसटी को हमने क्या किया? दो हिस्सों में डिवाइड नहीं किया, उसके आगे लगा दिया आई, दैट इज इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स. यानी इकट्ठा कर दिया स्टेट, स्टेट का और सेंटर का टुगेदर. तो यहाँ पे आईजीएसटी एक ही रेट रहेगा, दैट इज 18%. समझ में आ गया सबको? Yes, sir. गुजरात स्टेट का जो टैक्स है उसको हम कहते हैं
SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और सेंटर को जो पैसा जाता है उसको कहते हैं CGST। गॉट इट ऑल ऑफ यू? तो ये अब वर्ड्स तुम्हें पता चल गया ये तीनों वर्ड्स क्या है? Yes, sir. Okay. Yes, Now, sir. some transactions happen. Now, ध्यान दो। Transactions can be inflow of goods and services, या goods or services, or it can be outflow of goods, services. So inflow, okay, and outflow. तो इनफ्लो को हम कहेंगे इनपुट और आउटफ्लो को हम कहेंगे आउटपुट। इज दिस क्लियर? तो मुझे Yes, sir. खरीदा तो क्या हुआ, परचेज किया तो क्या हुआ, इनपुट, और बेचा तो क्या हुआ, Output. ओके। एक्सपेंस तो क्या हुआ, इनपुट, Input. expense में you remember we used to write Input. service comes in. Expense में we initially used to write service comes in. You remember? Yes, sir. यस, इसके लिए expense है तो input, purchase है तो input, purchase return है तो भी input. तो आउटपुट में क्या आएगा, इनकम है तो आउटपुट, सेल्स है तो आउटपुट, सेल्स। Sales return. अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. ओके। तो अगर ये लिखना बाकी है तो लिख लो, और अगर लिख लिया है तो देन आई गो टू द नेक्स्ट पार्ट एंड देन वी गो फॉर द सम। સર આઈજીએસટી માં આઈ એટલે શું? ઇન્ટિગ્રેટેડ ભેગું કરી દીધું બંને। આઈ એટલે ઇન્ટર નથી, ઇન્ટિગ્રેટેડ છે, એવું ટેક્સ્ટ બુક માં પણ આપ્યું છે। ओके, लगता है सबका हो गया। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द टेबल। तो तुम भी एक टेबल का फॉर्मेट बना लो। ओके, आई जस्ट शेयर द फाइल विथ यू। Make a format. So we will have a table with us where we know what type of a tax account name we have to use. Okay, so please make this format. Okay, now let's start. Now first type of transaction में, okay, we write purchase, expenses, परचेज एक्सपेंसेस। ओके, यानी परचेज के लिए और एक्सपेंसेस के लिए, या फिर एक काम करते हैं अलग अलग ही लिखते हैं। लेट्स राइट सेपरेट सिर्फ परचेज। सो परचेज कैन बी ऑफ गुड्स, परचेज कैन बी ऑफ असेट। ओके, नाउ ओवर हियर इफ वी आर बाइंग विद इन द स्टेट, ओके, यानी हमने गुजरात के अंदर ही किसी से खरीदा, तो यहाँ पे हम क्या एंट्री पास करेंगे? वी राइट द एंट्री नाउ, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड, परचेज अकाउंट विल बी डेबिटेड। नाउ विद इन है तो CGST, कौन सा CGST, इनपुट या आउटपुट? इनपुट, Input. So input CGST अकाउंट डेबिट। नाउ ये कैलकुलेट किसके ऊपर होगा? गुड्स का जो अमाउंट है उसके ऊपर होगा। अगर ट्रेड डिस्काउंट है तो ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके जो अमाउंट है जो हम परचेज में लिखते हैं उसके ऊपर हम रेट कैलकुलेट करेंगे इनपुट CGST का, यानी रेट अप्लाई करेंगे।
तो एक चला गया सेंटर को, तो दूसरा चला जाएगा स्टेट को, तो SGST अकाउंट। डेबिट। और क्रेडिट किसको करेंगे? टू कैश, बैंक या सप्लायर को कर देंगे क्रेडिट। कैश, बैंक या सप्लायर। Understood this? Understood this? Okay, you also write the entry. Now, if it is outside state, यानी it is interstate, यानी एक state से दूसरे state, तो in that case, again purchase account तो debit हो जाएगा as usual. But now यहाँ पे we will use input IGST account debit. और क्रेडिट किसको करेंगे? अगेन कैश या बैंक या सप्लायर। Proceed. All of you understood the first one? Purchase. Yes, sir. Yes. Okay. तो परचेज के साथ हम परचेज रिटर्न भी कर लेते हैं. देन वी डू एक्सपेंस, देन वी डू सेल्स रिटर्न एंड इनकम. तो सेकेंड परचेज रिटर्न. नो, परचेज रिटर्न में क्या हो जाएगा? परचेज रिटर्न हम कर रहे हैं तो पूरा एंट्री विल बी रिवर्स. सो कैश, बैंक, सप्लायर अकाउंट हो जाएगा डेबिट. टू, अब हो जाएगा परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट. टू. नाउ ध्यान दो प्लीज, ऑल ऑफ यू प्लीज पे अटेंशन. परचेज में अगर तुमने इनपुट यूज किया है तो परचेज रिटर्न, ऑल्दो गुड्स गोज आउट, तुम्हें यूज करना पड़ेगा, इनपुट ही यूज करना पड़ेगा. समझ में आया सबको? हेलो हेलो. Yes. Yes, sir. Yes, sir. So your don't use output, use input only. Input CGST account to input SGST account. Now, if it is outside the state where the business is registered, so again cash, buying supplier account debit, to purchase return, and to what आएगा? To what? To input IGST Input IGST. Yes. account credit. Very good. Correct.
Third, expenses. Just for your understanding, service comes in. In this case, expense account debit, जो भी expense है ओके, एडवर्टाइजमेंट है तो एडवर्टाइजमेंट, स्टेशनरी है तो स्टेशनरी, रिपेयर है तो रिपेयर, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST account debit, and input SGST account debit. To cash, bank या supplier, supplier यानी supplier of service, credit. If it is outside state, then again expense account debit, जो भी expense है. Now input IGST account debit to cash, bank या supplier account. So ये तीनों में हम यूज करेंगे the word input. Is this clear all of you? Yes, sir. Now we go to the next part of it. Fourth, sales. Sales can be of goods or it can be of assets, okay? In this case, now सबसे पहले cash, bank, supplier के बदले आ जाएगा customer, account debit to sales account, credit to. Now what type of GST? Output. Input or output? Output. 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 GST account, credit and to output SGST account, credit. If it is outside state, then cash, bank, customer account debit to sales account, credit to output IGST account, credit. Fifth, सेल्स रिटर्न. नाउ जैसे सेल्स है वैसे सेल्स रिटर्न भी हो सकता है. सो सेल्स रिटर्न
Now, in case of sales return, okay, the entry will be reverse. But again, sales return is goods comes in, but we will not use input. We will use output. Is this clear? पता चल गया ये? तो Yes, sir. comes in है तो चेक करना है कि ये कौन सा गुड्स कम्स इन है. ये परचेज है तो इनपुट है, बट सेल्स रिटर्न है तो आउटपुट. सो योर आउटपुट CGST account, output SGST account, sales return account, या पहले सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हो. ओके, सेल्स रिटर्न अकाउंट, आउटपुट CGST, आउटपुट SGST, टू कैश, बैंक या कस्टमर. सर, इसमें ये आउटपुट वाला और सेल्स रिटर्न ऊपर नीचे हो जाएगा तो चलेगा ना? एक्चुअली चलता है, बट वो सही नहीं है, प्रेजेंटेशन. ओके. मैंने लिखा नहीं गलती से. सेल्स रिटर्न पहले लिखो ना, यही फॉलो करो. बिकॉज पहले आएगा वो अमाउंट, उसके नीचे आता है टैक्सेस. दैट्स अ राइट ऑर्डर. ओके, ओके सर. तो उसमें एरो करके अभी लिख देना. व्हेन यू डू इट वंस अगेन, यू रेक्टिफाई इट. नाउ ओवर हियर अगेन, sales return account debit, output IGST account because it is outside the state, and two, cash bank customer account. Right. Now, in case of income, यानी सर्विस. ओके, इनकम कब हम बोल सकते हैं हमारा इनकम है? व्हेन सर्विस गोज आउट, ऑल्सो नोन एज सर्विसेज रेंडर्ड. अब ये सब वर्ड्स तुम थोड़ा यूज टू हो जाना. ओके, सर्विसेज रेंडर्ड यानी सर्विसेज दिया. Now, in this case, again, सर्विस गोज आउट है तो आउटपुट है. ओके, तो यहाँ पे कैश बैंक या कस्टमर अकाउंट हो जाएगा डेबिट, टू इनकम अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और ये जो इनकम है उसके ऊपर का टैक्स, तो आउटपुट CGST अकाउंट, and to output SGST account. If it is outside the state, then cash bank customer account to income, and to output IGST account. See, ये तो हो गया. Now you can see input, output, CGST, SGST, IGST. Okay, तो concept समझ के करना, and before you write, always take a break, a pause in your mind and see what's happening and then write the entry. Okay, because ये बहुत confusion create करता है. Input है, output है, C है, S है, I है. तो be careful. Conceptually तुम्हें पता चल गया?
Yes, sir. Yes, sir. Now, ये तो अपना टेबल जो है, ओके, मैं इसका पीडीएफ तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, तो तुम भी ऐसा एक टेबल बना लो और तुम्हारा जो स्टडी टेबल है वहां पे लगा दो, ओके, तो तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा। या इसका प्रिंट निकाल के टेक्स्ट बुक के साथ अभी इनिशियली रखो, so that in case you want to write the entry it becomes easier for you. ठीक है, should I proceed now to the next concept? Okay. Yes, sir. Not to the concept, we go to the sum now. Okay, so come to the textbook. Make journal entry format. I'll give you the sum number. Sums we will be doing tomorrow, so we'll just have a rapid revision of benefits of GST, because that's an important question, theory question, which can come in your exam. Now you can keep the textbook in front of you. Benefits of GST. Now, first benefit is one tax. Obviously यहाँ पे फायदा यही है कि पहले क्या था, एक्साइज अलग था, सर्विस टैक्स अलग था, फिर वैल्यू एडेड टैक्स अलग था, सेंट्रल सेल्स टैक्स अलग था, स्टेट का सेल्स टैक्स अलग था, तो अब सब कंबाइन हो गया, तो वी हैव जस्ट नाउ वन टैक्स, दैट इज गुड्स एंड, अच्छा सर्विस टैक्स भी अलग था, तो अब सब कंबाइन होके एक ही टैक्स आ गया, वन टैक्स। देन सेकेंडली सिंपल टैक्स system. Now, because multiple taxes थे वो अब निकल गए, तो एक सिंपल टैक्स सिस्टम आ गया हमारे देश में, और वर्ल्ड वाइड भी ये जीएसटी इज अ वेरी पॉपुलर टैक्स सिस्टम, इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम फॉर कलेक्टिंग टैक्सेस। देन रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, ध्यान दो, I'll explain this to you with example. ये सब बहुत इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स है, एटलीस्ट मुझे तो लग रहा है। रिमूवल ऑफ डबल टैक्सेशन। डबल टैक्सेशन का मतलब क्या है कि मान लो 100 रुपीज का गुड्स है, उसके ऊपर टैक्स लगा 20 रुपीज, तो अब ये गुड्स हो गया 120, ओके। अब इसके ऊपर वापस टैक्स लगाया 10%, यानी 12 रुपीज, तो अब ये गुड्स हो गया 132 का। तो यू कैन सी कि ये 120 के अंदर भी ये 20 इंक्लूडेड था, तो ये 120 के अंदर टैक्स भी है, उसके ऊपर हम वापस टैक्स लगा रहे हैं, तो दैट इज नोन एज डबल टैक्सेशन। यू अंडरस्टूड व्हाट इज डबल टैक्सेशन? पता चला ये? तो ही जीएसटी का एक्चुअल फायदा पता चलेगा। नाउ जीएसटी में क्या हो गया, जीएसटी में ऐसा हुआ कि यहाँ पे डबल टैक्सेशन निकल गया। कैसे कि 100 रुपए का गुड्स है, ओके, मान लो 10% टैक्स रेट है अक्रॉस, तो ये हो गया 10 ऐड हुआ 110। उसके बाद 110 का जो गुड्स है, यानी 100 रुपीज का जो गुड्स था, उसको 120 में बेचा, तो 120 में बेचा है इसको, तो उसके ऊपर वापस 10% टैक्स, सो दैट कम्स टू 12 रुपीज, तो ये हो गया 132 का। तो यहाँ पे क्या करना होता है, ये जो पर्सन है जो 120 में बेच रहा है, उसको गवर्नमेंट को ये 12 रुपीज पूरा नहीं देना है, ये 12 में से उसने जिससे खरीदा उसको 10 रुपीज ऑलरेडी दे दिया था, तो उसको अभी सिर्फ 2 रुपीज ही गवर्नमेंट को देना है। जबकि यहाँ पे 100 रुपए का था तो 20 रुपया टैक्स, 120 का हुआ तो 12 रुपए का टैक्स, तो गवर्नमेंट को यहाँ पे कितना टैक्स मिला, 32 रुपए मिले। यहाँ पे गवर्नमेंट को टैक्स कितना मिला, पहले 10 रुपया मिल गया इसके पास से,
और इसके पास से 2 रुपया मिला, तो टोटल टैक्स रिकवर्ड बाय गवर्नमेंट इज ओनली 12%। ये वैल्यू एडेड टैक्स का कंसेप्ट है कि जितना जितना तुम वैल्यू ऐड करते हो उतना तुम्हें टैक्स बढ़ना है। तो इसकी वजह से क्या हो गया, टैक्स के ऊपर टैक्स लगेगा नहीं। समझ में आया ये? यस सर। सर एक बार और समझाना। ध्यान दो, I'll go to a fresh page. Say for example, A is a manufacturer of goods. Okay? उसने 100 रुपए का गुड्स 10% जीएसटी है, एजम्पशन है, ओके, ये कंसेप्ट समझाने के लिए 110 में सेल कर दिया टू बी, बी को सेल किया। यू अंडरस्टूड दिस? नाउ बी ने क्या किया, ये 100 रुपए का गुड्स है, वो उसने सी को बेचा, कितने में बेचा, 120 रुपए में। तो ये जब बिल बनाएगा तो 120 प्लस 10% टैक्स, तो उसके ऊपर 12 रुपए चार्ज करेगा, तो इसका बिल अमाउंट हो जाएगा 132, इसका बिल अमाउंट था 110। अब बी क्या करेगा, बी ने जब ए को पेमेंट किया ये 10 रुपीज का, तो ये जो 10 रुपीज था टैक्स का, ए ने गवर्नमेंट को दे दिया। आई राइट ओवर योर गवर्नमेंट। सो गवर्नमेंट के पास ₹10 आ गया, किसके पास से आया, ए के पास से। अब बी ने कितना टैक्स कलेक्ट किया सी के पास से, बी के बिल पे कितना टैक्स है, 12 रुपए। और बी 12 रुपीज पे करने जाएगा, तब बी क्या करेगा, बी ऐसा बोलेगा गवर्नमेंट को, मैंने ये 12 टैक्स जो है उसमें से 100 रुपए के ऊपर 10 रुपए का टैक्स तो ऑलरेडी गवर्नमेंट को दे दिया था थ्रू ए, तो अब वो 10 मुझे माइनस करके अब मैं सिर्फ 2 रुपीज दूंगा गवर्नमेंट को, तो गवर्नमेंट को मिल गया 10 + 2 विच इज इक्वल टू ₹12। अंडरस्टूड दिस? यानी 120 रुपए का फाइनल जब कंज्यूमर को गया, जैसे कि तुमको बेचा तो तुमने 132 रुपए दिए, तो उसमें से बी जो है वो सिर्फ 2 रुपए का ही टैक्स गवर्नमेंट को देगा, ए है वो 10 रुपए का टैक्स देगा। समझ में आया ये सबको? तो यहाँ पे टैक्स के ऊपर टैक्स लगता नहीं है। पर पहले कैसा था कि 10 रुपया ए भी देगा, 12 रुपया बी भी देगा, तो डबल टैक्सेशन हो गया, तो टैक्स का चोरी बहुत ज्यादा होता था। समझ में आया? तो इसको अवॉइड करने के लिए, डबल टैक्सेशन अवॉइड करने के लिए, नाउ वी हैव जीएसटी। सो लेट्स गो बैक, नेक्स्ट पॉइंट, फोर्थ, benefit of price reduction. Now benefit of price reduction कैसे हुआ? Because टैक्स के ऊपर अब टैक्स नहीं लगता, तो प्राइस डिक्रीज। ओके, काफी सारे गुड्स ऐसे थे बिकॉज ऑफ जीएसटी उनके प्राइसेस वेंट डाउन। क्योंकि पहले कैसा था, मान लो मैंने महाराष्ट्र से खरीदा तो महाराष्ट्र सरकार को टैक्स दिया, सेंट्रल का टैक्स दिया, उसके बाद मैंने गुजरात का भी टैक्स लगाया, तो अब वो सिस्टम रहा नहीं। तो देयर इज अ बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन। ओके, थोड़ा फिक्शनल है क्योंकि इंडिया में कभी प्राइस रिड्यूस होते नहीं है, बट ऑन पेपर बेनिफिट ऑफ प्राइस रिडक्शन। यूनिफॉर्म प्राइस, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग because one nation, one tax across the country, prices will remain the same. Understood this? Because हर जगह अब एक ही टाइप का टैक्स लगता है, that is GST. Then reduction in tax evasion. Reduction in tax evasion because टैक्स पे टैक्स नहीं लग रहा है और प्रोसीजर भी बहुत सिंपल हो गया है, तो पीपल आर मोटिवेटेड टू ऑनेस्टली पे द टैक्सेस। तो टैक्स इवेजन यानी इवेड करना यानी टैक्स चोरी करना, तो टैक्स चोरी भी अब देश में कम हो गया है। अगर तुमने मेरा लेक्चर देखा हो
तो उसके अंदर मैंने एक डायग्राम भी दिया है जहाँ पे मैंने दिखा है कि हर महीने ऑन एन एवरेज कितना जीएसटी कलेक्ट होता है. इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, लास्ट मंथ जीएसटी कलेक्शन वाज अराउंड 86,000 crores. 86,000 crores. ओके, तो टैक्स इवेजन कम होता है तो लोग टैक्स भरते हैं, तो देश का उन्नति होता है, विकास होता है. 7th, input tax credit. Now what is this input tax credit? I go back to my previous example. यहाँ पे तुम देख सकते हो कि 12 रुपए का टैक्स मुझे कलेक्ट करना है, पर उसमें से ये 10 रुपीज मैंने माइनस कर दिया. क्यों माइनस किया? क्योंकि ऑलरेडी ये 10 भर दिया था. तो ये जो 10 रुपीज है वो मैंने खरीदा तब पे किया, तो इसको मैं कहता हूँ इनपुट टैक्स क्रेडिट. इनपुट टैक्स क्रेडिट यानी जितना टैक्स भर दिया है उतना टैक्स हम बाद कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे. समझ में आया व्हाट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट? नेक्स्ट, 8th one, यूजफुल फॉर इकोनॉमी. इकोनॉमी ऑफ नेशन गेट स्टेबल, ऐसा लिखा है. ओके, थोड़ा बहुत आई डिफर, बट ऐसा लिखा है तो हम मान लेते हैं कि इकोनॉमी के लिए बहुत ही काम का है. वो तो डेफिनेटली है, पर इकोनॉमी स्टेबल तभी होगा जब एवरी पर्सन विल ऑनेस्टली पे टैक्सेस. तो यूजफुल तो डेफिनेटली है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट. बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. नाउ व्हाट इज दिस बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट? कोई मुझे बता सकता है ये क्या है? मतलब किसी एक रीजन का ज्यादा डेवलपमेंट नहीं, सबका इक्वल ऐसा. See, basically what has happened is, see, because अलग अलग स्टेट अलग अलग टैक्सेस लगाते हैं, ओके, तो उसमें कितनी बार क्या होता है कि कुछ स्टेट्स में ज्यादा ट्रांजैक्शंस होते हैं, कुछ स्टेट का इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया हो जाता है और कुछ स्टेट का इकोनॉमी बहुत पीछे रह जाता है. अब क्या हो गया, वन नेशन वन टैक्स सिस्टम आ गया, तो उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ गुड्स फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, टैक्स रेट्स बिकेम यूनिफॉर्म. तो इससे एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट चालू हो गया. अदरवाइज क्या होता है कि कुछ लोग कुछ स्टेट में माल बेचना नहीं चाहते, गुड्स बेचना नहीं चाहते, क्योंकि वहां पे टैक्स रेट इतना हाई है, तो वहां पे वो लोकल कम्पीट कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि टैक्स रेट बहुत हाई है. एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाएगा, उसका टैक्स लगेगा, फिर विद इन द स्टेट टैक्स लगेगा. तो अब बिकॉज ऑफ जीएसटी एवरीवेयर देयर इज यूनिफॉर्मिटी, and that is why we said it's a balanced regional development. Then 10th is reduction in administrative work. ये एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क क्या हो गया? बिकॉज गवर्नमेंट ने क्या किया, अलग अलग टैक्सेस को कंबाइन कर दिया, तो उसकी वजह से उसने काफी सारे डिपार्टमेंट थे उनको मर्ज कर दिया, तो उनका एडमिन काम थोड़ा बहुत कम हो गया, रिडक्शन हो गया. 11th, reduction in government operation. Obviously, because of reduction in admin work, there is reduction in government operations. तो ये 11 points है, ये तुम्हें याद रखने हैं. You can see they are all one-liners. तो इसको please learn करना. This can definitely come in your exam, in my exam also. अच्छा, were you able to do MCQ? Any doubt in any of the question? No. ठीक है, तो I think that's it for the day.